नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाग्य का खेल। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चंद्रिका नगर के निवासी लाला राम नाम के बनिए का लड़का 100 रुपये के मूल्य वाली एक पुस्तक वह खरीद लाया। उस पुस्तक में एक स्थान पर लिखा था कि मनुष्य अपने भाग्य का लिखा तो बड़ी ही आसानी से पा लेता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं लिखा होता है उसे जी तोड़ परिश्रम करने के उपरांत भी पाने में असमर्थ रहता है। यह एक अटल सत्य है और इसमें परिवर्तन के लिए कोई भी उपाय नहीं है। बनिए ने इतनी महंगी पुस्तक खरीदने पर अपने पुत्र की काफ़ी भर्त्सना की, पिटाई की। पुत्र द्वारा अपने निर्णय को उचित बताने पर लाला राम बहुत क्रोधित हो उठा और अपने पुत्र को निकट्टू तथा विवेकहीन बताकर घर से निकाल दिया। बनिया का बेटा अपने पिता के व्यवहार से दुखी होकर किसी दूसरे शहर में चला गया। जो भी उसके संपर्क में आता तो वह एक ही वाक्य में अपना परिचय देता। मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही पा लेता है। उसके दिमाग में उस पुस्तक की यह बात मानो छप सी गई थी। एक दिन एक राजा की लड़की चंद्रवती किसी उत्सव को देखने उस नगर में आई तो उसकी दृष्टि एक सुंदर राजकुमार पर पड़ गई। राजकुमारी ने अपनी एक सखी से उस राजकुमार से अपना मिलाप कराने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया। सखी ने राजकुमार के पास जाकर अपनी स्वामिनी की पीड़ा का वर्णन करके उससे राजकुमारी के पास चलने की प्रार्थना की। राजकुमार ने राजकुमारी की सखी से महल के भीतर गुप्त रूप से जाने का उपाय पूछा तो सखी ने कहा, मैं रात्रि में महल के ऊपर से चमड़े की एक मजबूत रस्सी नीचे लटका दूंगी। आप उसे पकड़कर निश्चिंतता से ऊपर आ जाइएगा। मेरी स्वामिनी आपकी भरपूर आवभगत करेगी। रात्रि होने पर राजकुमार ने मन में विचार किया कि इस प्रकार छिपकर किसी पराई नारी से मिलना सर्वथा अनुचित होगा। राजकुमार ने उधर न जाने का निर्णय निश्चित कर लिया। उधर जब बनिए का लड़का संयोगवश रात में राजमहल के समीप पहुंचा तो नीचे लटकती चमड़े की रस्सी को देखकर कौतूहलवश ऊपर चढ़ गया। राजकुमारी ने उसे ही राजकुमार समझकर उसे छिपाने के विचार से अंधेरा करके उसे अपनी बाहों का सहारा दिया और स्नेह आदर के साथ अपने पलंग पर बैठा दिया। राजकुमारी ने प्रेम भरे शब्दों से पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? यह सुनकर उसने अपना प्रिय वाक्य दोहरा दिया, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। यह शब्द सुनते ही राजकुमारी को आभास हो गया कि यह युवक राजकुमार नहीं है, अतः उसे राजकुमार समझकर जिसे ऊपर बुलाया था उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया। आधी रात का समय था। महल से निकलकर बनिए का पुत्र समीप के एक खंडहनुमा मंदिर में आकर सो गया। संयोगवश उस नगर का रक्षक अपनी प्रेयसी से मिलने वहां आ पहुंचा। उसको वहां सोया देखकर नगर रक्षक ने उसे जगाकर पूछा, कौन हो भाई तुम? यहाँ क्यों सो रहे हो? भाई, मुझे अभागे का न तो कोई घर है न द्वार। दुनिया में मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं है। ऐसा बनिए के लड़के ने बोला। कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? नगर रक्षक ने सख्त लहजे में पूछा।
कोई कितना भी परिश्रम क्यों ना करे, मनुष्य प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने अपना वही पुराना रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया। अब नगर रक्षक ने समझा कोई बेवकूफ़ है, इसीलिए उसने उससे कहा, यहाँ सोना मना है, कहीं और जाकर सो। नगर के रक्षक का आदेश सुनकर वह उठकर चल दिया, परंतु अर्धनिद्रा की स्थिति में होने के कारण कुछ दूर जाकर एक छोटे से मकान के आंगन में जाकर सो गया। संयोगवश नगर रक्षक की युवा पुत्री विनयवती अपने प्रेमी से मिलने की प्रतीक्षा में निश्चित स्थान पर बैठी थी। उसने अंधेरे में उसी को अपना प्रेमी समझा और बोली, क्या अभी तक आप मुझसे नाराज हैं, जो मुझसे बोल नहीं रहे? मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने अपने वही शब्द उसके सामने भी दोहरा दिए। उसके इस प्रकार मुंह खोलते ही विनयवती अपनी मूर्खता और अधीरता पर पश्चाताप करने लगी। उसने बनिए के लड़के को उसी वक्त वहाँ से भगा दिया। विनयवती द्वारा भगा दिए जाने के बाद वह नगर की गलियों में भटकने लगा। रास्ते में उसे गाजे बाजे के साथ जाती हुई एक बारात मिली, तो वह भी उसी में शामिल हो गया। बारात जब लड़की वालों के घर पहुंची और दुल्हन हाथ में जयमाला लिए जैसे ही दूल्हे के पास आई, उसी वक्त एक मदमस्त हाथी वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही सारे बाराती लड़की को छोड़कर इधर उधर छिप गए। दूल्हा भी दुल्हन को छोड़कर कहीं जा छिपा। दुल्हन बनकर खड़ी लड़की हाथी को देखकर थर थर काँपने लगी। तभी बनिए के लड़के ने साहस करके उस लड़की का हाथ थामा और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। हाथी के चले जाने के बाद सारे बाराती और दूल्हा एक जगह इकट्ठे हुए। लड़के वालों ने लड़की के व्यवहार पर आपत्ति करते हुए कहा, तुम्हारी लड़की गैर मर्द को शादी से पहले ही स्पर्श कर चुकी है। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? लड़की के पिता ने वर पक्ष वालों के हाथ जोड़ते हुए यह शब्द कहा। तभी दुल्हन बनी निरपराध लड़की आगे बढ़ी और बोली, मुझे मौत के मुंह में ढकेलकर वह केवल अपने प्राणों की चिंता करने वाला मेरा पति होने के योग्य ही नहीं है। मैं स्वयं उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटी, यह तू क्या कर रही है, क्या कह रही है? ऐसा उसके लड़की के पिता ने बोला। मैं ठीक कह रही हूँ पिताजी। संकट में साथ निभाने वाले और अपने प्राणों को संकट में डालकर मेरी रक्षा करने वाले इस युवक से ही मैं विवाह करूंगी। इस वाद विवाद में सुबह हो गई। संयोगवश राजकुमारी और नगर रक्षक की पुत्री विनयवती भी वहां आ पहुंची। लोगों से सूचना पाकर राज प्रमुख भी वहां आ पहुंचा। राज प्रमुख ने बनिए के लड़के से पूछा, कौन हो तुम बेटे? मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने एक बार फिर अपने वही शब्द दोहरा दिए। इस वाक्य को सुनते ही राजकुमारी के मुंह से निकल पड़ा, विधाता भी उसे रोक नहीं सकता। उधर विनयवती भी अपने आप पर संयम खो बैठी और कहने लगी, मुझे न अपने किए पर दुख है और ना ही आश्चर्य, क्योंकि वे दोनों उस युवक को और उसकी बातों को देखकर समझ चुकी थी कि उस रात यह वही व्यक्ति था। राजा और नगर रक्षक को
अपनी अपनी पुत्रियों के मुंह खोलने पर काफ़ी हैरानी हुई। राजा ना इस सारे कांड की गुप्त रूप से जांच करवाई, जिसमें पता चला कि दोनों की पुत्रियां राजमहल में रात्रि होने पर पराये मर्द से मिलती थीं, और सत्य का पता चलने पर राजा ने गुस्से में आकर दोनों कन्याओं का विवाह भी बनिए के लड़के से कर दिया। सेठ ने भी अपनी पुत्री की इच्छानुसार उसका विवाह उसी के साथ कर दिया। इस प्रकार उसने अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लिया। जो बात बनिए के लड़के के दिमाग में बचपन से छपी थी, मनुष्य अपने भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को अपना धन नष्ट हो जाने पर मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यदि कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाए तो उसमें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। इस सारे खेल के पीछे भाग्य रचयिता का ही हाथ होता है। ना चाहते हुए बनिए के बेटे को इतना कुछ मिल गया, जो वह मांगकर यह चाह कर भी जीवन भर प्राप्त नहीं कर सकता था। साथ ही उसे राजकाज का भी योग प्राप्त हुआ, और वह उस राज्य का कुछ हिस्सा राजा द्वारा प्राप्त कर सका। इसीलिए यह भाग्य का खेल किसी को भी राजा से रंक तथा किसी को रंक से राजा बना देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ भाग्य का खेल कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि इसी प्रकार की इससे अच्छी कहानियाँ आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।